Welcome back. This is Dr. Mehtab Ali, and in this lecture we will be talking about the pharmacology of the diuretics drugs. So this lecture will containing the mechanism of the action, clinical background, clinical uses, and side effects, adverse effect, toxicity, and dosage of the diuretics drugs. Apart, we will be talking about the normal physiology of the nephron as well. Let's move. So diuretics are the drugs or the agent or the chemical substances basically that cause the extra urination, that cause the diuresis condition. The agent which cause extra amount of the water loss, extra amount of the urine from the body, these type of the agents are basically called diuretics. Sometimes instead of the diuretics we use the natriuretics. So natri means sodium. So natriuretics are the agent that increase the output of the sodium in the urine. And acquuretics, aqu means aqueous fluid, water की बात हो रही है यहाँ पे. Acquuretics are the drugs that increase the extra amount of the water in the urine. So if we combine these two terms, we have a new term that's called di. Di means true. So diuretics are the agent that increase the extra amount of the urine from the body, and that urine will contain the extra amount of the sodium, water, bicarbonate, extra electrolyte, whatever. So now we are coming on the clinical background of the diuretics drugs. So a good doctor know about how to use the diuretics drugs and in which situation. So most of the time if we talk about the diuretics drugs, they are used in the renal disorders, in the hypertensive condition, in the edema, and even in the congestive heart failure. देखिए hypertensive condition जो है हमारे पास, वहाँ पे क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जो है ना वो राइज हुआ होता है. ब्लड प्रेशर बॉडी का राइज क्यों होता है? देखिए आप खुद सोचें कि जब हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द सोडियम, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द वाटर होगा बॉडी के अंदर, जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में होंगी तो आर्टरीज के अंदर एक लोड जनरेट हो जाता है, हैवी लोड जनरेट हो जाता है, और जिनकी वजह से एक प्रेशर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है और आर्टरीज के अंदर प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर. अब हम ब्लड प्रेशर को हमने क्या करवाना है? कम करवाना है, डिक्रीज करना है. तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ द ड्रग्स ओवर इन द बॉडी. देखें आप ये ड्रग्स क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है सोडियम का, व्हाटएवर किसी भी चीज का, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को बॉडी से रिमूव करेंगे ये ड्रग्स बाय इंक्रीजिंग यूरिनेशन इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन व्हाटएवर. अच्छा, एडिमा. देखिए एडिमा इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड. बॉडी के किसी भी पोर्शन में अगर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए, बेशक वो किसी ऑर्गन में हो, बिटवीन द टिश्यू हो, और कहीं पे भी हो, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द फ्लूइड है ना, तो उसको कम करने के लिए भी वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ द ड्रग एज वेल. कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के अंदर भी ये ड्रग्स हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस्तेमाल करते रहते हैं. अब हम आते हैं डाययूरेटिक्स ड्रग्स की जो वैरायटी है, जो कैटेगरीज हैं, जो उसके टाइप्स हैं, उनके ऊपर जो क्लासेस हैं. देखें जो डाययूरेटिक्स ड्रग्स हैं ना, इनके बहुत सारे क्लासेस हैं. डू यू नो कि डाययूरेटिक्स के इतने सारे क्लासेस क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द नेफ्रॉन इन अवर बॉडी हैविंग अ डिफरेंट रीजन्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाउमेन कैप्सूल है, श्योर, एंड दिस रीजन, दिस ये वाला, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और ये वाला जो यू शेप हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाती है नेफ्रॉन के अंदर, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ द हैंडल. ओके, एंड ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और ये ट्यूब्यूल जाके ओपन होते हैं हमारे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. अब देखें different regions in the nephron, why they are? Because the reabsorption occur in the nephron at the different regions. So for that we use the different drugs at the different regions of the nephron. क्यों? क्योंकि हमने रीएब्जॉर्बिशन को कम करवाना है ना, इसलिए. अब आप देख सकते हैं, मैं आ जाता हूं यहाँ पे कि ये जो डाययूरेटिक्स ड्रग्स हैं ना, जो पीसीटी के ऊपर, जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करेंगी, हमें उन्हें कहेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर. क्यों? मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, उसकी वजह से. लूप ऑफ हैंडल के ऊपर जो ड्रग्स एक्ट करेंगी उसे हम कहते हैं लूप डाययूरेटिक्स. And the drugs that act on the DCT, these drugs are called the thiazide diuretics, and the drugs which act on the collecting duct, these are called the potassium spring diuretics, and also we have osmotic agents as well. देखिए ये हमारे पास diuretics drugs की एक कैटेगरी आ जाती है. अब हम बात करते हैं
कि जो हमारी किडनी है, जो नेफ्रॉन है, उसके क्या बेसिक फंक्शंस हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस, यहाँ पे देखें सबसे मेन जो फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन। ये बाउमिन कैप्सूल है, जैसे ही इसके अंदर ब्लड आ जाता है तो यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है ना। हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन जो होती है, दैट्स अ मेन एंड की फंक्शन ऑफ द किडनी एंड नेफ्रॉन। श्योर, लेट्स मूव नाउ। रीअब्जॉर्बेशन, देखें रीअब्जॉर्बेशन मुख्तलिफ चीज़ों की हमारे किडनी के अंदर हो जाती है। ये याद रखिएगा कि रीअब्जॉर्बेशन occur at different regions, either at proximal कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर भी, लूप ऑफ हेनल के अंदर भी, और डीसीटी के अंदर भी, कंडक्टिंग डक्ट के अंदर भी रीअब्जॉर्बेशन होती है। कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे बिल्कुल कम होती है, कहीं पे होती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि रीअब्जॉर्बेशन जो होती है वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर हो जाती है। और ये रीअब्जॉर्बेशन ज़रूरी भी है, वो क्यों? देखें, रीअब्जॉर्बेशन इसलिए ज़रूरी है कि सोडियम है, अब सोडियम की जो है ना वो बॉडी के अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको हमने रीअब्जॉर्ब करना होता है, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करना होता है, बाइकार्बोनेट आयंस को रीअब्जॉर्ब करना होता है। तो इसी वजह से देखिए उसके बाद है हमारे पास सीक्रेशन। देखें मुख्तलिफ जो ट्यूब्यूल हैं नेफ्रॉन के अंदर वो सीक्रेट करते हैं कुछ चीज़ें, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो सीक्रेशन कैसे करते हैं। एक्सक्रिएशन, जब हमारा ब्लड आ जाता है उसके अंदर जो भी वेस्टेज वगैरह अगर उसके अंदर होगी तो वो सारी वेस्टेज जो होगी वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से रिमूव हो जाएंगी। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को इसका जो है ना वो इंट्रोडक्शन बता दूं, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, तो आप देख सकते हैं कि ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है और ये नेफ्रॉन का एक जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है जिसे हम बाउमिन कैप्सूल करते हैं। दिस कंटेनिंग द बेड ऑफ द स्मॉल कैपिलरीज एंड दीज कैपिलरीज आर कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। दीज कैपिलरीज आर बेसिकली बेस फॉर द पर्पज ऑफ द फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन का काम होता है बेसिकली वो यहाँ पे होता है। जैसे ही हमारा ब्लड आ जाता है ना तो उसके अंदर सोडियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वॉटेवर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये वाला प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है और ये लूप ऑफ हेनल है। चले मैं आ जाता हूँ आपको नॉर्मल मैकेनिज्म समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपका ब्लड आएगा, ब्लड के अंदर सोडियम भी होगी, बाइकार्बोनेट भी होंगे, क्लोराइड भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अब जैसे ही सोडियम जो है ना इन ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटर होगी तो फिर क्या होगा? देखें, द फ्लूइड दैट्स प्रेजेंट इन दिस ट्यूब्यूल, दैट फ्लूइड इज बेसिकली कॉल्ड ट्यूबुलर फ्लूइड, क्योंकि वो फ्लूइड इस ट्यूब्यूल के अंदर है तभी इसका नाम है ट्यूबुलर फ्लूइड। सिमिलरली जो फ्लूइड इन सेल्स के अंदर हो, देखिए ये सेल्स है ना सारे, जो फ्लूइड इन सेल्स के अंदर हो दैट फ्लूइड विल बी कॉलिंग एज अ इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और जो फ्लूइड यहाँ से इन सेल से निकलकर कुछ फ्लूइड सेल से बाहर जाएं, इस रीजन के अंदर जो है ना अगर फ्लूइड आ रहा है ना, उस फ्लूइड को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो कनेक्शन होता है वो होता है ब्लड के साथ। ठीक हो गया। अब देखें यहां से जैसे ही ब्लड जो है ना वो आ रहा है, ब्लड के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं, और यूं समझे कि फिल्ट्रेट आ रहा है। जो फिल्ट्रेट आ रहा है ना, अगर उसके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है सोडियम की, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है जिसका नाम है सोडियम प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर। व्हाट? सोडियम प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर। देखें सोडियम प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर का काम यह है कि यहां से इस सोडियम को अंदर लेकर आए और उसके बदले एक प्रोटॉन को बाहर फेंक दे। श्योर, सोडियम को अंदर लेकर आएगा जबकि प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन को जो है ना वो बाहर निकालेगा। ये किस चीज का काम है? इस सोडियम, ये वाला, ये देख रहे हैं ना, ये वाला इस सोडियम प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर का काम हो गया। चलें, जैसे ही ज्यादा सोडियम इस सेल के अंदर जो है ना वो इकट्ठे हो जाएंगी तो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम विल बी हाई। अब क्या होगा? ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे एक और ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। व्हाट? सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। देखें सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस का काम यह है कि वो क्या करेगा कि जब वो एक एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम करेगा, डू यू नो, ये जो ट्रांसपोर्टर है ना ये तब एक्टिवेट होता है जब ये एक एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम करता है और उसके रिजल्ट में ये क्या करता है कि इस सेल से 3
जो है ना वो सोडियम को बाहर निकालता है, वाइल इसके बदले 2 पोटेशियम एटम्स को सेल के अंदर जो है ना वो लेकर आता है। तो इसका काम ये है। तो आपको ये याद रखना है कि ये काम तब करता है जब एक इसको एटीपी का मॉलिक्यूल एनी हाउ चाहिए। श्योर। अब देखें सोडियम पहले इस ट्यूब्यूल के अंदर थी, फिर सोडियम इस सेल के अंदर आ गई, अब सोडियम जो है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गई। ठीक हो गया। अब जो है अगर सोडियम को बॉडी के अंदर ये एब्जॉर्ब होना है तो फिर ये सोडियम यहां से सीधा लेकर ब्लड के अंदर जाएगी और फिर सोडियम जो है ना वो बॉडी के अंदर चली जाएगी, पूरे जो है ना ब्लड के अंदर जाएगी, ताकि जो है ना सोडियम के जो कंटेंट्स है वो बैलेंस में आ जाए। देखें सोडियम क्यों लाजिम होती है हमारे बॉडी के लिए, कभी सोचा है? देखें सोडियम लाजिम इसलिए होती है ताकि हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल राइज रहे। ठीक हो गया। और सोडियम इसलिए भी लाजिम है, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं उनके लिए भी सोडियम का होना लाजिम है। और आयनिक बैलेंस जो होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है उसके लिए भी सोडियम लाजिम होती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट की, देखें बाइकार्बोनेट भी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। वो इसलिए ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बॉडी में रहे, वो तो रहेगा ही, लेकिन अल्कली बाइकार्बोनेट जो है ना ये एक अल्कली सब्सटेंसेस हैं और अल्कली सब्सटेंसेस लाजिम है ताकि हमारे बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस जो है ना वो मेंटेन रहे उनके लिए, क्योंकि जब ज्यादा बॉडी के अंदर एसिड्स बन जाते हैं तो उनके लिए हमारे पास बेस भी होना चाहिए ताकि एसिड और बेस का आपस में बैलेंस हो सके। श्योर। अब हम आते हैं इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा और ज्यादा हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब देखें कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या होगा, यहाँ से जो प्रोटॉन इस सेल से जो एक प्रोटॉन बाहर निकल रहा था ना, ठीक हो गया, और इस प्रोटॉन के साथ ये जो है वो बाइकार्बोनेट जब कंबाइन होगा तो फिर क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। देखें यहाँ से मैं आपको इस चीज़ को मैं मिटा के आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि देखें जैसे ही यहाँ से सोडियम नहीं प्रोटॉन आएगा और वो जो है ना वो बाइंड होगा बाइकार्बोनेट के साथ, तो एक एसिड बन जाता है यहाँ पे और उस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड। ठीक हो गया। अब ये कार्बोनिक एसिड तो बन गया, अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द एंजाइम दैट विल ब्रेक डाउन दिस कार्बोनिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और H2O के अंदर। अब देखें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये डिसॉल्व हो जाती है, सेल्स के अंदर आ जाती है, डिफ्यूज हो जाती है जब सेल के अंदर, और सेल्स के अंदर तो वाटर के कंटेंट वैसे ही ज़्यादा हैं, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर आ गई और यहाँ पे पानी भी होगा तो ये आपस में फिर से रिएक्ट कर लेंगे और अंदर फिर जो है ना वो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह से वो बॉडी से जो है ना वो फिर रीअब्जॉर्ब भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो काम है यहाँ पे वो फॉर्मेशन भी है कार्बोनिक एसिड की और ब्रेकडाउन भी कार्बोनिक एसिड की करवाता है। इसलिए इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करने के लिए हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि ड्रग से मैंने आपको पहले ही उसका जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब हम आते हैं नीचे, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, द सेल्स विच आर नियर टू ल्यूमिन, द सेल्स विच आर नियर टू ट्यूब्यूल, ये देखें ये एक ट्यूब्यूल है और जो ट्यूब्यूल के साथ बिल्कुल सेल लगे हुए हैं ना उसकी ये वाली जो साइड देख रहे हैं ना आप, मैं आपको इस पेन के देखें ये वाली साइड, ये वाली, श्योर, दिस साइड इज कॉल्ड ल्यूमिनल साइड क्योंकि ल्यूमिन के साथ बिल्कुल करीब है, वाइल ये वाली साइड जो आप देख रहे हैं ना ये सेल की थोड़ी दूर है ल्यूमिन से, तो हम उसे कहेंगे बेसोलेटरल साइड। ओके। अब हम नीचे आते हैं, देखिए नीचे, अच्छा इसके अलावा देखें प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटल ट्यूब्यूल के अंदर और क्या क्या होता है, देखें आप गौर से, इस ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्बेशन होती है किस चीज़ की, ग्लूकोज की, बाइकार्बोनेट की और सोडियम की होती है 60% से 70% तक रीअब्जॉर्बेशन ऑफ द सोडियम अकर ओवर इन दिस पीसीटी। उसके बाद अमीनो एसिड्स की भी होती है, क्लोराइड की, वॉटएवर। इस पीसीटी के अंदर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलिंग हैविंग टू टाइप ऑफ द सिस्टम एंड दीज सिस्टम और कॉल्ड बेसिकली सीक्रेटरी सिस्टम, जो कि चीज़ों को सीक्रेट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। देखें वो सीक्रेटरी सिस्टम जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेटरी सिस्टम और बेस सीक्रेटरी सिस्टम। ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि सीक्रेट करेगा ऑर्गेनिक एसिड्स को, जैसे यूरिक एसिड,
ठीक है। और इसका और भी कम ये भी होता है कि वो ब्लड से जो है ना सिक्रेट करता है कुछ चीज़ों को, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, जैसे डाययूरेटिक्स ड्रग्स हो गए इवन। उसके बाद जो बेस सिक्रेटरी सिस्टम है, इसका काम क्या होता है, देखें ये बेसिस को सिक्रेट करता है। अगर बेसिस ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो वो भी बॉडी से निकल जाए, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में है वो भी बॉडी से, क्योंकि वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है वैसे भी, वो भी बॉडी से निकल जाए। देखें ताकि वो सिक्रेट हो और ट्यूब्यूल के अंदर आए और सीधा यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से रिमूव हो जाए। देखें जो बेसिस है ना वो जैसे क्रिएटिनिन हो गया, जैसे कोलिन हो गया, तो ये भी एक बेसिस हैं। अब अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो उनको निकलना चाहिए बॉडी से। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं डिसेंडिंग थिन डिसेंडिंग लिम्ब यानी लूप ऑफ द हैंडल का जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि डिसेंडिंग पार्ट है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ से लेकर यानी इस ट्यूब्यूल या इस रीजन से लेकर बिल्कुल यहाँ तक ये जितना पोर्शन है ना, दिस इज कॉल्ड वाटर परमिएबल पोर्शन। यहाँ पे पानी की परमिएबिलिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा तो वाटर इम्परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहां पे वाटर की रीएब्जॉर्बेशन नहीं होती। वाटर की रीएब्जॉर्बेशन अगर होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के अंदर होती है, ठीक है। तो जैसे ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन आएगी, फिल्ट्रेट हमारा आएगा, तो जैसे जैसे वो यहां से पासिस करेगा, यहां से क्रॉस करेगा, तो फिर पता है वहां पे क्या होगा कि उसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि यहां पे जो H2O होगा ना, पानी होगा, उसकी रीएब्जॉर्बेशन होगी, उससे पानी बिल्कुल कम हो जाएगा और ऑस्मोलरिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे पानी क्यों रीएब्जॉर्ब होता है? क्योंकि इस लूप ऑफ हैंडल के अंदर, स्पेशली डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल के अंदर बेसिकली मैकेनिज्म्स होते हैं और उन मैकेनिज्म को कहते हैं हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक हो गया, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स हैं इस डिसेंडिंग लूप के अंदर, जिनका काम ये है कि वो जो है ना वो क्या करें, वो रीएब्जॉर्बेशन करवा दें वाटर की। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही हमारा फिल्ट्रेट ऊपर आ गया, अब ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ना, इसे हम कहते हैं टाल, थिक असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हैंडल का दूसरा पार्ट है। श्योर, अब थोड़ा सा यहाँ पे हमने बात करनी है। देखें बहुत सिंपल बात है। देखिए यहाँ पे आपको एक अगेन ट्रांसपोर्टर मिल रहा है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। अगेन सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि सोडियम की कंसंट्रेशन जो है ना, अगर यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है फिल्ट्रेट के अंदर इनके सोडियम ज़्यादा होगी, तो ये सोडियम को अंदर लेकर आएगा। ठीक हो गया, सोडियम को अंदर लेकर आएगा और जो पोटेशियम है उसको ये बाहर निकालेगा। यहाँ पे पोटेशियम आएगा और 2 क्लोराइड, देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 क्लोरीन एटम्स को भी ये अंदर लेकर आएगा। अब देखना क्या होता है। देखें जब फिल्ट्रेट से, जब आपके जो है ना वो सॉल्यूशन से सोडियम यहाँ से भी यहाँ रीएब्जॉर्ब हो गया, इस सेल्स के अंदर आ गया, तो सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा हो गई, हालांकि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रीएब्जॉर्ब होना है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे अगेन ये वाला ट्रांसपोर्टर जो यहाँ पे भी था, जो यहाँ पे भी होगा और कलेक्टिंग डक्ट में भी होगा। इस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। और इसका काम ये है कि जब ये एक एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम करेगा ना, तो 3 एटम सोडियम को बाहर निकालेगा और 2 पोटेशियम एटम्स को अंदर भेजेगा। इसका काम ये होगा। सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस का काम ये है कि 3 सोडियम के एटम्स को बाहर निकाले सेल में से और 2 पोटेशियम एटम्स को बाहर से अंदर लेकर आए। कब? जब ये एक जो है ना वो एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम करेगा, क्योंकि एक्टिवेट तब होता है जब एटीपी का मॉलिक्यूल ये कंज्यूम करता है। उसके बाद अगर हम आगे जाएं, देखें तो असेंडिंग लिंक में और क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। दिस इज अ सॉल्ट रीएब्जॉर्बिंग पोर्शन। ये जो असेंडिंग लूप है ना, लूप ऑफ हैंडल है ना, यहाँ पे सॉल्ट की रीएब्जॉर्बेशन होती है, यहाँ पे वाटर की रीएब्जॉर्बेशन नहीं होती, ये आपको याद रखनी है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं कि ये दिस पोर्शन इज इम्परमिएबल टू वाटर। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव रीएब्जॉर्बेशन होती है किस चीज़ की? सोडियम की, पोटेशियम की, क्लोराइड की, ETC। किस चीज़ के थ्रू? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर की मदद से। उसके बाद दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइल्यूटिंग रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी इम्परमिएबिलिटी है पानी की, पानी यहाँ पे जाया नहीं होता, रीएब्जॉर्ब नहीं होता, तो जो सॉल्यूशन में पानी होगा वो सॉल्यूशन को डाइल्यूट बना देगा।
ओके और इस पोर्शन के अंदर असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल जो थिक पोर्शन है ना, यहाँ पे जो सोडियम की रीअब्जॉर्बेशन होती है वो होती है 25 से लेकर 30% तक। उसके बाद हम आते हैं आगे। देखें जो डिस्टल ट्यूब्यूल है ना, वहां पे भी एक ट्रांसपोर्टर तो कॉमन है, कौन सा? सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। अब देखना, अब जैसे ही हमारी सॉल्यूशन यहां से आती है सीधा कहां पे? इस ट्यूब्यूल के अंदर। अब देखें यहां पे अगेन ये ट्यूब्यूल है, इसके ऊपर हम जो है ना बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें सोडियम चैनल है और क्लोराइड चैनल है। जो सॉल्यूशन में अगर ज्यादा सोडियम होगी तो सोडियम कहाँ आएगी? अंदर आएगी। जब सोडियम अंदर ज्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ये चैनल हमारे मौजूद है ऑलरेडी, तो 3 सोडियम एटम्स को बाहर भेजेंगे, 2 पोटेशियम एटम को अंदर लेकर आएंगे। कब? जब एक एटीपी का मॉलिक्यूल ये कंज्यूम करेंगे। ठीक हो गया। और क्लोराइड चैनल का काम ये है कि क्लोरीन को जो है ना, अगर ये एब्जॉर्ब करना है कि अंदर भेजे, अगर ज्यादा है तो बाहर भेजे। ठीक हो गया। और ये जो डीसीटी है ना, इसके अंदर बेसिकली कैल्शियम की रेगुलेशन भी होती है विद द हेल्प ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 60 to 70% ऑफ द रीअब्जॉर्बेशन ऑफ द सोडियम हो रही थी इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में कितनी 20 से लेकर 25-30 कभी कभी, और यहाँ पे 10% तक। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इन केस फिर भी जो है ना सोडियम अभी तक हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं, तो फिर क्या होगा? देखें ये कलेक्टिंग डक्ट है हमारी, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी जो है ना ये वाला ट्रांसपोर्टर मौजूद होगा, क्योंकि ये कॉमन है। सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस ये ट्रांसपोर्टर कॉमन है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी, हर जगह मौजूद है। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम चैनल्स हैं और ये पोटेशियम चैनल्स हैं। सोडियम चैनल्स के काम क्या है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन अभी भी ज्यादा है तो ये सोडियम को लेकर अंदर आएगा। जब ज्यादा सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो ऑलरेडी ये वाले ट्रांसपोर्टर यहां भी लगे हुए हैं, जो कि 3 सोडियम के एटम्स को बाहर भेजेंगे, वाइल 2 पोटेशियम के एटम्स को अंदर लेकर आएंगे। कब? जब एक एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम करें। ठीक हो गया। और जबकि ये पोटेशियम चैनल्स हैं, आप देख सकते हैं कि पोटेशियम चैनल्स ऑफ कोर्स जो है ना अंदर, जो क्योंकि अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो जाती है तो उसको बाहर जो है वो बेच देते हैं। उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट है, इट कंटेनिंग 2 टाइप ऑफ द सेल। द फर्स्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेल्स। और देखें ये जो प्रिंसिपल सेल्स है ना, ये बेसिकली सॉरी सोडियम पोटेशियम और जो H2 है उसकी रेगुलेशन में काम करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और इंटरक्यूलेटेड सेल्स हैं वो जो है ना प्रोटॉन की रेगुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी 2 किस्म के चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स और पोटेशियम चैनल्स। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, एक एक चीज़ को मैं आगे जाके ब्रीफली आपको बताने वाला हूँ। कब? जब मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाऊंगा। अभी इट वॉज जस्ट ओनली इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी जो है ना वो नहीं की हैं, वो मैंने बचा के रखी हैं ताकि मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में वो चीज़ें समझा सकूं। तो इंशाल्लाह जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डिस्कस करेंगे तो पहले मैं आपको नॉर्मल मैकेनिज्म समझाऊंगा और वो भी डीपली। उसके बाद, ये तो डीप है ही नहीं, ये तो जस्ट बातें थी, मैं आपको बहुत डीप बताऊंगा। उसके बाद जो है ना उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके जितना भी फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल है, जो भी फार्माकोकाइनेटिक और जो भी उसका प्रोफाइल है, उसके हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।